आज हमारा क्लास 10th का 6 है। इसका पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। उसका पहला क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। उत्तर, विविधता विकासशील समाजों की विशेषता है। एक देश या क्षेत्र में निवास करने वाले जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताएं होती है वो सामाजिक विभेद कहलाती है, परंतु धन, रंग, क्षेत्र का विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। भारत में सर्प और दलितों, गोरे, काले या गरीब, अमीर का विभेद सामाजिक विभाजन है। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता क्या है। उत्तर, जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को छोटा एवं अपने धर्म के लोगों को सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर बिलगाव उत्पन्न होता है। इसी अवधारणा को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तीसरा क्वेश्चन है सांप्रदायिकता सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। उत्तर, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति के कारण सांप्रदायिकता सद्भाव के स्थान पर सांप्रदायिकता संघर्ष का जन्म होता है और सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए शिक्षा व जागरूकता का विकास, विभिन्न धर्म के लोगों में आपसी समझ का विकास तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। आगे है संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में सहायक है, कैसे। तो उत्तर, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संविधान की रचना करते समय हमारे राष्ट्रीय नेता देश की एकता के प्रति चिंतित थे। हमारे ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थिति ने हमें संघीय व्यवस्था अपनाने के लिए बाध्य किया। यदि आज़ादी के प्रारंभ से ही हमारी संघीय व्यवस्था की नींव कमज़ोर होती तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती। उसी समय देश विभाजन के कारण जातीय, धार्मिक एवं सांप्रदायिकता उन्माद एवं क्षेत्रीय भावना चरम पर थी। स्वतः ऐसी विकट परिस्थितियों में मजबूत संघीय व्यवस्था की स्थापना कर रही है। सांप्रदायिकता सद्भावना कायम रखा जा सकता था ताकि देश की एकता एवं अखंडता अक्षुण्ण रह सके। इसीलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए किए गए विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करें। उत्तर, भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मुहिम की गई है और रोजगार पाने के लिए पुरुष एवं नारी के साथ एक जैसे व्यवहार की व्यवस्था की गई है। आगे है नारियों और पुरुषों के समान ही मताधिकार दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का संचालन और इस प्रकार करेगा जिसमें पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए सामान्य वेतन मिले। आगे छठा क्वेश्चन है सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। इसका उत्तर, वास्तव में सामाजिक विभेद, सामाजिक विभाजन और सामाजिक संघर्ष के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। सामाजिक विभाजन का मूल कारण है जन्म को
को माना जाता है। विविधता एक अच्छी चीज़ है, परंतु यह राष्ट्र के लिए घातक भी है। धर्म, क्षेत्र, भाषा, सांप्रदायिकता आदि का नाम पर आपस में उलझना राष्ट्र को कमज़ोर बनाना है और सामाजिक विभाजन के खतरे बढ़ जाते हैं। अतः सामाजिक विभेद को मिटाकर ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर बताएं। उत्तर, विविधता विकासशील समाजों की विशेषता है। एक देश या क्षेत्र में निवास करने वाले जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताओं व सामाजिक विभेद कहलाते हैं, परंतु धन, रंग, क्षेत्र का विभेद सामाजिक विभाजन के रूप ले लेता है। भारत में सवर्ण और दलितों, गोरे, काले या गरीब, अमीर का विभेद सामाजिक विभेद है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में द्वंद्व से आप क्या समझते हैं। उत्तर, लोकतंत्र में सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन प्रणाली, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं, अर्थात इसके ठीक विपरीत स्थिति होते हैं। इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा गया है। अमेरिका के व्यापक रंग भेद इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। उत्तर, लोकतंत्र में कोई भी सरकार जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को शासित होती है। ये जनप्रतिनिधियों से शासित होती है। ये जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना इतिहास होता है। इनकी अपनी निश्चित राजनीतिक विचारधारा और नीतियों होते हैं। इसी आधार पर जनता इनका समर्थन करती है और चुनाव के समय राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं। चयनित उम्मीदवार बहुत हासिल कर सरकार बनाते हैं, जो कि दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं। विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और वे सदन के अंदर और बाहर जनता की समस्याओं को उठाते हैं। आगे हमारा सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन सकती है। उत्तर, सामाजिक विविधता वैसे समाज के विकास का लक्षण है, लेकिन जब यहाँ विविधता लोगों को तनाव, संघर्ष, अलगवाद को जन्म देती है तो यह राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। भारत में जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की विविधताएं पाई जाती है, लेकिन निहित स्वार्थ तथा सहनशीलता के अभाव में विविधताएं सामाजिक तनाव का कारण बन जाती है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। आगे हमारा है, वंशवाद से क्या समझते हैं। भारत के सभी राजनीतिक दलों के नेतृत्व का संकट है। अधिकांश राजनीतिक दलों में कई ऐसे नेता नहीं हैं जो सर्वमान्य हो, पर यह सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह देखा गया है कि शीर्ष पर बैठे नेता अपने संघों, संबंधियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को दल के प्रमुख पदों पर बैठाते हैं और यही सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता है। वंशवाद की समाप्ति राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौती है। आगे है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर,
धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म के राजकीय धर्म की घोषित नहीं करके और ना ही किसी धर्म के विशेष दर्जा देगा। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने एवं उसका प्रचार करने आज़ादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता है, अर्थात विभिन्न रूप, रंग, वेशभूषा वाले समाज में समस्या है। अगला क्वेश्चन है विविधता में एकता का क्या अर्थ है? उत्तर, विविधता में लोकतंत्र का एक स्वाभाविक गुण है। विविधता में एकता लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खास विशेषता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है बेल्जियम। यहाँ जब भी भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाती है या प्राकृतिक आपदा आती है तो सभी जाति एवं धर्म वालियों के लोगों आपसी भेदभाव भुलाकर एक साथ मिलकर इस संकट का सामना बड़ी हिम्मत के साथ करते हैं। यही विविधता में एकता है। एकता का एक अनोखा आदर्श उदाहरण है। आगे है लैंगिक असमानताएं क्या है? उत्तर, लिंग के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों में भेदभाव स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दोयम दर्जा का और हीन समझने की भावना लैंगिक असमानताएं हैं। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है, जैसे शिक्षा, खान पान, पालन पोषण में अंतर करना, लड़की के घर की चार दीवारियों में कैद कर रखना और घर के कामकाज तक सीमित रखना, स्त्रियों एवं पुरुषों का नियंत्रण आदि लैंगिक असमानताएं का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? उत्तर, ऋण के बदले अपने श्रम को बंधक बनाने वाला श्रमिक बंधुआ मजदूर कहलाता है। उसकी मजदूरी कर्जदाता की इच्छा से निर्धारित होता है ताकि कर्जा चुकाना असंभव हो। 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा बंधुआ मजदूर का प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन आज भी बिना रोक टोक के जारी है। आगे हमारा है जाति और नस्ल में क्या अंतर है? उत्तर, जाति और नस्ल में सामान्य अंतर नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीवन शास्त्री है, किंतु नस्ल जाति की तरह ही काफ़ी हद तक समाज शास्त्रीय और बौद्धिक वर्गीकरण है। अगला क्वेश्चन है संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संविधान के सर्वोच्चता संघीय शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका आशय यह है कि संविधान लिखित है, निश्चित एवं स्पष्ट हो। संविधान राज्य के सर्वोच्च विधि है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाता है। आगे हमारा रंग भेद क्या है? मनुष्य में गोरे काले रंग के आधार पर विभेद करना, काले रंग वाले को गोरे रंग वाले लोगों की अपेक्षा अधिकारों से वंचित रखना। अगला क्वेश्चन है
सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है? उत्तर, सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्तियों को हिस्सेदारी मिलती है। सभी समूह संतुष्ट महसूस करते हैं। विद्रोह की संभावना कम होती है। आगे हमारा जातिवाद की समस्या क्या है? उत्तर, जातिवाद भारत की एक मुख्य सामाजिक समस्या है। माना जा रहा है जाति व्यवस्था से ही समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा हुई है। कर्म के आधार पर विकसित जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर को गले लगा ली है, जिसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा। आज जातिवाद केवल सामाजिक समस्याएं ही नहीं राजनीतिक समस्याएं भी बन गई है, क्योंकि जाति और राजनीतिक दोनों एक दूसरे के प्रभावित करने लगी है। राजनीतिक कोठारी ने इस संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए सही कहा है कि आज हम जाति विहीन राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनका कहना सही है। राजनीतिक में जातीय का इतना प्रभाव हो गया है। बेटी और बेटों अपनी जाति को प्रचलन किया गया है। आगे हमारा परिवारवाद क्या है? तो अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता अपने ही परिवार संगियों संबंधियों को राजनीति में लगाने एवं चुनाव में के अवसर को उम्मीदवार बनाते हैं। यही राजनीतिक में परिवारवाद का हाल के दशकों में यह परंपरा बनी कि जिस जन प्रतिनिधियों के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई, उसके किसी परिजन को चुनाव का टिकट दे दिया जाए। आगे हमारा है सामाजिक विभेदों को सबसे बुरा परिणाम क्या है? उत्तर, इसका सबसे बुरा परिणाम है देश के विखंडन का प्रभाव हो जाना। यूगोस्लाविया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगला है नस्लवाद क्या है? उत्तर, जब किसी देश नागरिकों के बीच नस्लों के आधार एवं भेदभाव हो तो उसे नस्लवाद कहते हैं। जैसे कि द में श्वेत एवं अश्वेत, यहाँ पे अफ्रीका में श्वेत एवं अश्वेत के बीच भेदभाव। अगला हमारा सामाजिक विभेदों की राजनीति किस पर निर्भर करती है? उत्तर, स्वयं की पहचान विभिन्न वर्गों के मांगों के राजनीतिक दलों के द्वारा प्रस्तुत करने की तरीके एवं सरकार की इन मांगों को प्रति सोचे। अगला, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता की क्षैतिज वितरण कहते हैं। आगे हमारा, आय के आधार पर गरीबी रेखा कैसे तय होती है? उत्तर, ग्रामीण क्षेत्रों में 327 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के काम पर और शहरी क्षेत्रों पर 455 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह से कम आय होने पर उसे गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। अगला, गृह युद्ध क्या है? जब देश के भीतर ही देश के लोग के बीच संघर्ष का हिस्सा शुरू हो जाता है तो इसे गृह युद्ध का नाम दिया गया है। जैसे श्रीलंका में तमिल एवं सिंहली समुदायों के बीच हुआ है। अगला, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? उत्तर, वो एक अश्वेत नेता थे।
जिन्होंने नस्लवाद के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था और बाद में इनकी हत्या हो गई। आगे हमारा धर्म एवं राजनीति के संबंध को स्पष्ट करें। तो गांधी जी का कहना था कि धर्म एवं राजनीति में अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार धर्म की आशय नैतिक से था और निश्चित तौर पर राजनीति का नैतिक मूल्य निर्देशित होना चाहिए। नैतिक विहीनता राजनीतिक लोग विरोध एवं निरंकुश हो जाती है। देश में कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि धर्म के अच्छे विचार आदर्श एवं मूल्य को राजनीति में स्थान दिया जाए। राजनीति में यह भी देखा जाना चाहिए कि धर्म विशेष के साथ भेदभाव या तुष्टीकरण तो नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति। तो उत्तर, मनुष्य जातियों के आधी जनसंख्या महिलाओं की है, परंतु राजनीतिक क्षेत्रों में इनकी संख्या बेहद कम है। सत्ता में भागीदारी की मांग के लिए महिलाओं को आंदोलन की शुरुआत की। यद्यपि पंचायत स्तर पर चुनाव 50% सीटों में महिलाओं की दी गई है। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधियों की संख्या 78 है। यह कुल सांसदों की संख्या 11% से भी कम है और हाल में महिलाओं को विधायिका 33% आरक्षण देने की बात करते हैं। आगे, विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है। उत्तर, एक सीमा में रहने वाले विविधता राष्ट्र के लिए उपयोगी होती है। सीमा का उल्लंघन होने पर सामाजिक विभाजन और आपसी संघर्ष शुरू हो जाती है। ऐसी स्थितियों में विविधता राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। श्वेत और अश्वेत संघर्ष, हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच दंगा, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच संघर्ष का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी किन 4 कारणों को लिखें। उत्तर, समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के 4 कारण हैं। पहला है, पुरुष की तुलना में स्त्रियों की शिक्षा का अभाव। आगे, स्त्रियों के बीच प्रथम कायम। अगला है बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा जैसे कुरीतियां इसके लिए अधिक जिम्मेवार है। दहेज प्रथा भी स्त्रियों की दशा खराब करने में मदद पहुंचा रही है। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 कारण बताइए कि क्या सिर्फ जाति के आधार पर भारत के चुनाव नतीजे तय नहीं हो सकते। उत्तर, जाति के आधार पर भारत के चुनाव के नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके 2 कारण निम्नलिखित प्रकार के हैं। जिस निर्वाचन क्षेत्र में जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक होती है, प्रायः सभी राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट देते हैं। अतः जाति विशेष के मतदाताओं के वोट विभिन्न दलों के उम्मीदवारों के बीच बांटे जाते हैं। आगे है हमारा, उम्मीदवार को अपनी जाति के मतदाताओं के साथ साथ अन्य जातियों के मतदाताओं के मत की आवश्यकता जीतने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती स्तर पर महिलाओं को कब और कितना आरक्षण प्राप्त होता है। उत्तर, पंचायत स्तर पर सन 2006 में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया है। इसके अंतर्गत 50% सीटों पर
सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएगी। आगे हमारा वर्ण व्यवस्था क्या है? यह प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था किसके अंतर्गत समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटा गया है। इसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर, इसके बाद क्षत्रियों को एवं नीचे में शूद्रों को रखा गया है। आगे हमारा बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन किस प्रकार से किया गया है? उत्तर यहाँ पर सामुदायिक सरकार एक तीसरा स्तर था जो कि जर्मन, फ्रेंच या डच समुदायों के विशेष प्रतिनिधियों से ही बनता है और यह सामुदायिक विशेष विषयों पर ही फैसले लेते हैं, जैसे कि भाषा, संस्कृति, शिक्षा इत्यादि। आगे हमारा ये वही चैप्टर का है। अगला हमारा क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय। लोकतंत्र विविधताओं के सामंजस्य कैसे स्थापित करता है? उत्तर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे बड़ा गुण है कि इसमें विविधताओं को सामंजस्य स्थापित करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। लोकतंत्र समाज में विभिन्न समूहों और वर्गों के लोगों में निवास करते हैं और उनमें टकराव होता रहता है। इन टकरावों के सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता ही किसी शासन पद्धति की सफलता का घोतक है। लोकतंत्र के अंतर्गत सभी तरह के लोगों सद्भावपूर्ण में शांतिमय जीवन व्यतीत करते हैं। भेदभाव के बावजूद भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यदि टकराव हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उससे दूर करने पर समर्थ हो जाती है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी विभिन्न धर्म, जाति समुदाय के लोगों के लिए एक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसमें लोग सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए अल्पसंख्यकों को हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी बरतनी चाहिए कि वंश, धर्म, जन्म, संप्रदाय के आधार पर नागरिकों को सत्ता में भागीदारी से वंचित नहीं किया जाए। आगे हमारा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर सरकार के कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सत्ता में विभिन्न रूप का प्रयोग करते हैं, जैसे कि न्याय संबंधी कार्य, न्यायपालिका, कानूनों के निर्माण संबंधी कार्य, विधायिका और कानूनों का पालन संबंधी कार्यपालिका। ये त्रिअंगीय बंटवारे सरकारों के अंगों के स्वतंत्रता तो निर्धारित करता है, किंतु साथ ही साथ संविधान स्थापित करता है। इसी को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। आगे हमारा है सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर सामाजिक विभेदों में लोकतांत्रिक राजनीतिक पर गहरा प्रभाव पड़ता है और अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति का सहारा लेकर भारत में सामाजिक विविधता को बढ़ाया है और लगभग 200 वर्ष तक यह शासन किया गया है। वर्तमान समय में भी राजनीतिज्ञों के लिए यह एक आकार अस्त्र बना हुआ है। राजनीतिक
दलों के द्वारा उम्मीदवारों का चयन और उनकी जातियों में सुनिश्चित करने में सामाजिक विभेद सहायक हो जाते हैं और यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दलों पर अपनी प्रतिद्वंद्विता का आधार भी सामाजिक विभेद को बना लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म मानने वाले भी प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक समूहों में विभक्त हैं। वहाँ के 2 प्रमुख राजनीतिक दल भी इसी आधार पर गठित है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभेदों का लोकतंत्र पर पड़ने वाला प्रभावों को साधारण वर्णन करें। उत्तर, सामाजिक विभेदों के प्रभावों पर लोकतंत्र का आवश्यक पड़ता है। यह प्रभाव पर्याप्त खतरनाक ही सिद्ध होती है। सामाजिक विभेदों में लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव यह किसी लोकतंत्र व्यवस्था पर सामाजिक विभेद व्यवस्था इतना प्रभावित करता है कि वह सामाजिक विविधता की राजनीतिक हावी हो जाती है। जब सामाजिक विविधता राजनीतिक विभेद में परिवर्तित हो जाती है तब लोकतांत्रिक व्यवस्था में के लिए खतरनाक हो जाता है। ऐसा होने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही विखंडन हो जाता है। इससे उदाहरण के साथ समझाया जा सकता है। युगोस्लाविया में धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विविधता इस हद तक बढ़ गया है कि वह सामाजिक विभेद की राजनीतिक हावी हो गई है। यह युगोस्लाविया के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ है। युगोस्लाविया पर कई खंडों में बांटा गया है। युगोस्लाविया के उदाहरण यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक विभेदों लोकतंत्र व्यवस्थाओं के लिए खतरनाक है, परंतु सारांश स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभेद रहते हैं भी देश में विघटन की स्थिति नहीं आता है। सत्य तो यही है कि अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभेद रहते ही हैं। यह खतरनाक नहीं बने इसके लिए काल संविधान बरतने की आवश्यकता है। भारत और बेल्जियम में सामाजिक विभेद रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए खतरनाक नहीं है। अगला हमारा क्या भारतीय समाज के लिए सामाजिक विभेद समाज के संघर्ष का कारण है? व्याख्या करें। भारत जैसे विशाल देश विविधता स्वाभाविक है। एक क्षेत्र में वाले विभिन्नता जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के लोगों के बीच विभिन्नताएं होती है, सामाजिक विभेद करती है और विभेद को राष्ट्र के जीवन शक्ति बनने में विविधता में एकता, सामंजस्य, सहिष्णुता और सहयोग स्थापित करने की आवाह होती है। परंतु ये विभेद जब वंश, रंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, धन, क्षेत्र, सामाजिक विभाजन, पृथकता और प्रतिद्वंद्विता का रूप ले लेता है तब संघर्ष का कारण बन जाते हैं। अपनी पहचान की प्रति आग्रह और दूसरा ग्रह की भावना, राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीयता से अपने समुदाय, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषाई हित की प्राथमिकता समाज के संग जन्म देता है। इनमें सामंजस्य का प्रयास राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीयता में मत प्रदान करता है। राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ कर संघर्ष की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। आगे हमारा है, भविष्य में लोकतंत्र के ऊपर जिम्मेवारियों और बढ़ते
बढ़ती जाएगी। स्पष्ट करें। लोकतंत्र विभिन्नताओं से भरा है। यह प्रत्येक व्यक्तियों को अपनी नाम रखने का अधिकार। परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक मत नहीं होता है और यह समस्या और भी जटिल होती है। जातिवाद, धार्मिक भेदभाव, क्षेत्रवाद इत्यादि धीरे धीरे विकराल रूप ले रहे हैं। लोकतंत्र इन सबों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास करता है, लेकिन लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं से भरा है। प्रत्येक समूह अपने मांग होते हैं। यदि इसकी पूर्ति संभव नहीं हुआ तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। तब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो समय बीत रहा है, लोकतंत्र की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है और जिम्मेवारियों भी इस प्रकार बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन है 17 के दशक में आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर, सामाजिक न्याय के संदर्भ में का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर। भारतीय लोकतंत्र में इतिहास में 1970 के दशक के दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सन 1971 के श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई। उसके बाद श्रीमती गांधी ने संविधान में बुनियादी ढांचे परिवर्तन करने का प्रयास किया। 1975 में उन्होंने देश के अंदर आपातकाल की उद्घोषणा कर जिस ढंग से लोकतंत्र की विश्लेषण किया, उसी विरोध में सरकार ने विरोध जन संघर्ष तेज हुआ और ये जन संघर्ष लोकतंत्र को बड़े पैमानों पर प्रभावित किया। 1977 में जन पार्टी की सरकार बनी और इस प्रकार अब तक भारतीय लोकतंत्र का सफर अनेक उतार चढ़ाव के साथ रहा और इसके साथ साथ समाज में प्रत्येक नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने अनेक घोषणाएं, जैसे अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए पंचायती स्तर पर राजनीतिक प्रवेश के लिए आरक्षण, सूचना का अधिकार कानून, दहेज प्रथा पर रोक एवं संख्यात कानून, समान नागरिकों का साहित्य इत्यादि। आगे हमारा सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। उत्तर। सांप्रदायिकता के भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा समस्या है, जिससे कि समाज को न कि केवल कमजोर किया जा सकता है बल्कि अनेक समस्याओं को जन्म दिया जा सकता है। इनके मुख्य कारण हैं इस प्रकार। पहला है, जिन स्थानों पर विभिन्न समुदायों के आवासीय क्षेत्रों में एक दूसरे से अलग, वहीं सामूहिक तनाव अधिक बढ़ रहा है। दूसरा है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक राजनीतिक दलों का गठन हो गया है और मुस्लिम लीग की विश्व हिंदू परिषद इसके उदाहरण है। एक दूसरे के विरुद्ध भड़कने में इनकी भूमिका रहती है। जब दो समूहों के बीच पारस्परिक घृणा और द्वेष बढ़ जाती है, तब सांप्रदायिकता दंगे होते हैं। दोनों समूहों के मन में भ्रामक विचार से यह समस्या उभरती रहती है। धार्मिक विभिन्नताएं के कारण विभिन्न संप्रदायों के रीति रिवाज, सामाजिक सामान्यता, एकता के एक दूसरे के भिन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न समुदायों के बीच दूरी बढ़ जाती है। आगे हमारा, सिर्फ जाति के आधार पर राजनीतिक करके चुनाव जीतना संभव नहीं है। स्पष्ट करें। लोकतंत्र विभिन्नताओं से भरा है। कभी भी जनता के बीच एक पार्टी या विचारधारा के ऊपर एक मत होना संभव नहीं है। ठीक उसी तरह किसी भी क्षेत्र में सिर्फ जाति के आधार पर राजनीतिक करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता।
इसके सबसे बड़ा कारण है कि यदि किसी राजनीतिक पार्टी के विचारों को स्पष्ट हो जाए तब आप भूमिका जाति का पक्षधर हो तो अन्य जातियां उससे नाराज हो सकती है। अगला दूसरी सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि सबसे ऐसा कोई भी निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जहां किसी जाति वोटों के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जातिवाद के किन्हीं 4 कुप्रभावों का उल्लेख करें। उत्तर, जातिवाद के निम्नलिखित 4 कुप्रभाव है। पहला है हमारा, विभिन्न जातियों के लोगों के द्वारा एक दूसरे आश्रयधर एवं घृणा की दृष्टि से देखने के कारण लोगों के बीच असमानताएं एवं फूट की भावना में वृद्धि। अगला, जातिवाद के कारण राष्ट्र का अनेक समूहों और टुकड़ों में बट जाने के कारण यह राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात आ गया है। लोगों के व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता रूप से विकास नहीं होने के कारण राष्ट्रीय की आर्थिक प्रगति में रुकावट। अगला क्वेश्चन है हमारा, जातिवाद क्या है? क्या बिहार की राजनीति में जातिवाद हावी है? उत्तर, जातिवाद भारत के एक प्रमुख सामाजिक समस्याएं माना जा रहा है। जाति व्यवस्था से ही समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा हुई है। कर्म के आधार पर विकसित जाति व्यवस्था में जन्म आधार को गले लगा ली, जिसका समाज का पर बुरा प्रभाव पड़ा है। आज जातिवाद केवल सामाजिक समस्या ही नहीं, राजनीतिक समस्या भी बनी है, क्योंकि जाति और राजनीतिक दोनों एक दूसरे पर प्रभाव करने लगी है। राजनीतिक कोठरी ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए सही कहा है कि आज हम जाति विहीनता राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उनका कहना है कि राजनीतिक में जातियां का इतना प्रभाव पड़ा है कि बेटी और बेटों अपनी जातियां दो का प्रचलन शुरू हो गया है। भारत में नहीं, बिहार में राजनीतिक में भी जातिवाद हावी हो गई है। बिहार में भी राजनीतिक दलों द्वारा जातियों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और सरकारों में विभिन्न जातियों को प्रतिनिधित्व मिलता है। राजनीतिक दल जातीय संभावनाओं को उसकाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। चुनाव की प्रतिस्पर्धा में जातीय समीकरण उभरकर सामने आता है। बिहार में कभी अग्रणी और पिछड़ी जातियों के विभेद पैदा किया जाता है, कभी सर्वे अर्थात अग्रणी जातियों के सहयोग से नया समीकरण बनता है। और एक विशिष्ट चुनाव विशेषज्ञ ने सही कहा है कि बिहार के लोग अभी भी जातिवाद का चश्मा पहन रखा है। हाँ, उसका नंबर बदलता रहता है। परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है? उत्तर, अधिकांश राजनीतिक दलों में उनके नेताओं का परिवार एवं संघों संबंधियों के राजनीतिक में लाने का प्रयास करते हैं। यही राजनीतिक परिवारवाद के वास्तव में यह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। सामान्यतः प्रत्येक चुनाव की विशेषकर टिकट बंटवारा के समय ऐसी परिस्थितियां विशेष रूप से मुखरती होती है। हरेक दल के नेताओं अपने परिवार, भाई भतीजे, रिश्तेदार के लिए पार्टी टिकट बंटवारे के
पैरवी करते नजर आते हैं। वास्तव में जन कल्याण अथवा जन सेवा की भावना से उनके कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक दलों के चुनावों के समय अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को दर किनारा कर अपना परिवारवादों को आगे बढ़ाते हैं और यह सत्ता की प्राप्ति के बाद विभिन्न पदों पर आसानी से करते हैं। कुछ दिनों पहले ही विधानसभाओं के उपचुनाव जनवाद दल यू ने घोषणा की थी कि पार्टी कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों को टिकट नहीं दी जाए तो पार्टी में काफ़ी बदलाव मचा था। आगे हमारा है हर सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन के रूप नहीं लेता है। कैसे? यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन के रूप ले। सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद की विचारधारा आवश्यक बनती है, परंतु यही विभिन्नताएं कहीं पर सामान्य उद्देश्य के कारण मूल्य काम भी करते हैं। सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नताएं बहुत बड़ी अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक अंतर दूर उन अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। दलितों के बीच अंतर एवं सामाजिक विभाजन क्योंकि दलितों के संपूर्ण देशों में आमतौर पर गरीब, वंचित, बेघर, भेदभाव के शिकार, जबकि सवर्ण आमतौर पर संपन्न सुविधा युक्त अर्थात दलितों के महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। परंतु इन सब के बावजूद भी जब क्षेत्र अथवा राष्ट्र के बात होता है तो सभी एक हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन के रूप नहीं लेता है। आगे हमारा है सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक परिणामों के किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। उत्तर सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक परिणामों के 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला प्राथमिक है नागरिकों को अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक सीमित रखने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होती है। कोई भी एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगते हैं तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र में विशेष की मांगों को राजनीतिक दलों कैसे उठा रहे हैं। तृतीय सामाजिक विभाजन के राजनीतिक परिणामों सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात और एक स्वस्थ राजनीतिक का लक्षण भी है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारण तत्व कौन कौन हैं। उत्तर सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारण तत्व इस प्रकार है। पहला है स्वयं की पहचान चेतना। यह सब बात को दर्शाता है कि व्यक्ति अपना पहचान किस प्रकार बनाए रखता है। हाँ, किसी धर्म के विशेष, जाति विशेष अथवा संप्रदाय पर आधारित इस प्रकार के सामाजिक विभाजन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति यह समझे कि उस राष्ट्रीय पहचान क्या है। समाज के विभिन्न समुदायों के मांगों को राजनीतिक दलों के द्वारा उपस्थित करने का तरीका क्या है। अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए अपने हितों के लिए अलग अलग मांगों होती है। जैसे कि श्रीलंका में तमिलों द्वारा अपने लिए अलग क्षेत्रों की मांग थी। आगे तीसरा है हमारा सरकार के मांगों के प्रति सोचा। सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणामों सरकार के विभिन्न समुदायों के मांगों के प्रति सोचा पर निर्भर करते हैं। विभेद की राजनीति के इच्छा परिणाम के लिए आवश्यक है कि सरकार विभिन्न समुदायों के उचित मांगों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा
परिवारवाद के भीतर किस प्रकार का लैंगिक भेदभाव किए जाते हैं, समझावे। तो उत्तर, भारतीय समाज में पुरुषों प्राधान्य सामाजिक परिवारवाद भी लड़कों को ही प्राथमिकता दी जाती है। लड़कों और लड़कियों का पालन पोषण के क्रम में परिवारवाद ही भावना पनप जाती है। भविष्य में लड़कियों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों के पालन और पोषण तक सीमित होगा। यहीं से लैंगिक भेदभाव की शुरुआत देखी जाती है। महिलाओं का काम खाना बनाना, कपड़ा धोना, बच्चों का पालन पोषण आदि तक सीमित है। शिक्षा देना के मामले में भी लड़के को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि आज पुरुषों में 82% साक्षर है, जबकि सिर्फ 65% महिलाओं साक्षर है। आगे है हमारा क्वेश्चन, भ्रूण हत्या क्या है, क्या कानून इसे रोकने में सफल हुआ है? उत्तर, भारत में आज भी महिलाओं की स्थितियों में संतोषजनक नहीं है। आज भी पुत्री का जन्म शोक का विषय बना हुआ है। भ्रूण हत्या परंपरा स्थापित हो गई है। अत्याधुनिक उपकरणों में सहायता से गर्भ में शिशु यानी भ्रूण के लिंग के जानकारी प्राप्त हो जाती है। पुत्री के जन्म की आशा में गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। इसे भ्रूण हत्या कहते हैं। इसके रोकने के लिए कानून बन चुका है, परंतु अभी तक आंशिक सफलताएं नहीं मिली है। इस पर रोक के लिए कानून के साथ साथ लोगों के सोच भी बदलनी होगी। आगे हमारा, महिलाओं के आरक्षण विधेयक क्या है? आपके अनुसार यह विधेयक विधान कानून क्या नहीं बन पा रहा है? उत्तर, जनता के प्रतिनिधि संस्थाओं में सत्ता की साझेदारी में महिलाओं का अधिकार स्थान देने का उद्देश्य है। कई कदम उठाए जा चुके हैं। भारतीय संविधान में 73वां से 74वां संशोधन द्वारा देश भर में ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं महिलाओं में 33% आरक्षित कर दिया गया है। बिहार में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। भारत में संसद और राज्यों विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित करने के लिए सांसद एवं विधायक उपस्थित किए जा चुके हैं। इसे ही महिलाएं आरक्षण विधेयक कहते हैं। इसे विधेयक में विधान कानून बन जाते हैं और भारत में सांसद और राज्यों में विधानमंडलों का चेहरा पूरी तरह से बदला नजर आएगा। इस विधेयक को विधान बनाने के रास्ते में अनेक बाधाएं हैं। कई पुरुषों राजनीतिज्ञ अपनी सीट को बचाते हैं तो बचत होने की शक है। अतः ऐसे पुरुषों राजनीतिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ राजनीतिज्ञों ने इस विधेयक के विधान बनाने के रास्ते में यह अड़ंग लगा दिया है। दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे लोगों का आरक्षण अंदर आरक्षण के पक्ष में कुछ 33% की जगह 20% के आरक्षण के पक्ष में कुछ लोग चाहते हैं कि अभी सीट यथावत रहे। 33% सीटों में वृद्धि कर महिलाओं की सांसद को साझेदारी बढ़ा दी जाए, पर परिस्थितियों के निकट भविष्य के इसके विधान बनने की आशा बहुत कम दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन हमारा,
स्वतंत्रता भारत में नागरिकों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं? उत्तर, भारत में कुल आबादी लगभग 48% नारियों एवं स्वाभाविक है कि नारियों की उन्नति पर भारत का विकास निर्भर रहे। केवल पुरुषों की उन्नति से संपूर्ण भारत का विकास संभव नहीं है। यही कारण है कि स्वतंत्रता भारत में नारियों पर स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं। पहला, कानून द्वारा संरक्षण। भारत सरकार ने नारियों के स्थितियों में सुधार के लिए कानूनों का भी सहारा लिया है। अनेक कानून बनाए गए हैं और जिससे कि उनकी स्थितियों में सुधार हो सके। उदाहरण के लिए, कानून द्वारा ही लड़कियों के विवाह 18 वर्ष की आयु में निश्चित की गई है। पति से अलग होने पर भी स्त्रियों को भरण पोषण के लिए एक निश्चित राशि पाने की व्यवस्था कानून बनाकर कर दी गई है। नारियों को भी विरासत की संपत्ति पर अधिकार दिया गया है। उनके साथ किए जाने वाले विभिन्न गलत व्यवहारों को अपराध घोषित किया गया है। शिक्षा के व्यवस्था में नारियों की शिक्षा के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए गए हैं। उनके लिए अनेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई है। शिल्पकाल, शिशु पालन, गृह उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की प्रशिक्षण करने की व्यवस्था की गई है। सरकारों के प्रयास का ही फल है कि आज स्त्रियों की साक्षरता की प्रतिशत में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। आगे है स्वरोजगार की व्यवस्था। महिलाओं में स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ग्रामीण महिलाओं की शिशु विकास योजना बनाई गई है और जो कि डायवकर नामक जानी जाती है। यह कार्यक्रम भारत में अनेक जिलों में चलाए जा रहे हैं। वास्तव रूप से स्वरोजगार पाने में यह योजना सहायक सिद्ध हुआ है। संविधान में संरक्षण। भारत में संविधान में नारियों की स्थितियों के सुधार के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। संविधान की दृष्टियों से स्त्री और पुरुषों को दोनों को समान माना गया है। लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। कानून के समानता के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। नौकरी और रोजगार को पाने के अवसर की समानता दी गई है। वयस्क मताधिकार के क्षेत्रों में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किया गया है। नारियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आगे हमारा है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों के रूप लेते हैं। उत्तर, समाज में व्यक्तियों के बीच कई प्रकार के सामाजिक अंतर देखने को मिलते हैं। जाति के आधार पर अंतर, आर्थिक स्तर पर अंतर, धर्म पर अंतर, भविष्य अंतर। ये अंतर तब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है जब इनमें कोई सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और अधिकांश शक्तिशाली हो जाते हैं। जब किसी एक समूह को यह महसूस होने लगता है कि समाज में बिल्कुल अलग है, तो उसी समय सामाजिक विभाजन प्रारंभ हो जाता है और श्रीलंका के भविष्य का आधार ही सामाजिक विभाजन हो गया है। जब तमिल भाषा में बोलने वाले लोगों में सरकार द्वारा उपेक्षा करता है, सिर्फ ही सिंहली भाषा बोलने वाले पक्ष में संविधान का निर्माण किया गया है। दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और इन सब की शुरुआत सामाजिक अंतरों के साथ होती है। आगे हमारा
पंचायती राज के मुख्य उद्देश्य का उल्लेख करें। उत्तर, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं के वास्तव शक्तिशाली सौंपकर लोकतंत्र का आधार मजबूत करना, स्थानीय मामलों में कार्य ग्रामीणों की अधिकार साझेदारी सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मानव संसाधनों तथा अन्य संसाधनों का सही प्रयोग करना, ग्रामीणों के बीच आत्मनिर्भरता एवं सामुदायिक भावन के विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजना को मूर्ति रूप में देना। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों के मुख्य धारणा से जोड़ना, अर्थात ग्रामीण विकास योजना में हाथ बटाने का अवसर देना। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा के संगठन और कार्य का वर्णन करें। उत्तर, गांव के सभी वयस्क नागरिकों ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के बैठक समय समय पर होती रहती है। बैठक के अध्यक्षता मुखिया करता है और राज्य सरकार के निर्मित कानून अनुसार इस कार्य का संपन्न करना पड़ता है। इसके मुख्य कार्य हैं, पहला ग्राम से संबंधित विकास योजना के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना, आगे ग्राम के अंदर वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाना, परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता में योगदान देना, ग्रामीणों के बीच एकता का और सौहार्द बढ़ता है और स्वेच्छा के श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना। अगला है हमारा स्त्रियां पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बिहार में इसका क्या स्वरूप है? उत्तर, प्रजाति तंत्रिका विकेंद्रीयों के सिद्धांतों को ही मूर्त रूप से देने वाले भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है। भारत में पंचायती राज की स्थापना के उद्देश्य में भारत सरकार ने बाल्यावतराय मेहता के अध्यक्षता में कामकाज का न्यायिक की और इस कमेटी में भारतीय लोकतंत्र की इमारत को मजबूत करना आवश्यक है पर बल दिया है। इसके लिए उसे प्रजाति तंत्र विकेंद्री सिद्धांतों को लागू करने में सिफारिश की है। इस कमेटी में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं और सरकारों को अपने कुछ कार्यक्रम उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना चाहिए और उन्हें एक ऐसी संस्था को सौंप देना चाहिए जिसका क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत विकास का सभी कार्यक्रम पूरा हो और जिम्मेदारी पर हो। सरकार सिर्फ इन संस्थाओं का पथ प्रदर्शन और निरीक्षण करती रहे और सरकार को चाहिए कि वह अपने कार्य क्षेत्र में उच्च कोटि की योजना तक सीमित रहे। आगे हमारा गांधी जी ने कहा था कि धर्म राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, हमारा गांधी जी ने अपने इस बयान में किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय के राजनीतिक से जोड़ने की बात नहीं थी कि बल्कि उनका यह मानना था कि भारतीय राजनीति का आधार धार्मिक विचारों से मिलने वाले नैतिक मूल्य होने चाहिए, न कि अलगवाद का। उनका मानना था कि राजनीति का संचालन धर्म के द्वारा स्थापित सुविचारों में नैतिक मूल्यों के द्वारा होनी चाहिए ताकि एक लोग कल्याणकारी सत्ता की स्थापना हो सके। और भारतीय संविधानों में निर्माताओं ने इसका पूरा ख्याल रखे और संविधान का भाग 4 वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की इस झलक देखने को मिलती है। अगला हमारा राजनीतिक में धर्म एक समस्या के रूप में कब सामने आता है? उत्तर,
जब राजनीतिक धर्म की समस्या के रूप में तब खड़ा होता है धर्म के राष्ट्र के आधार पर मान लिया जाता है। राजनीतिक धर्म अभिव्यक्तियों एवं समुदाय को विशिष्टता के लिए की जाती है। राजनीतिक किसी भी धर्म के दावे को पक्ष पोषण करने लगते हैं। आगे हमारा है किसी भी धर्म विशेष के अनुयायियों के धर्म बलियों के खिलाफ खोलने लगता है। और ऐसा तब होता है जब धर्म के विचारों के दूसरे धर्म के विचारों से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और एक धार्मिक समूह अपनी मांगों के दूसरे समूहों के विरुद्ध खड़ा करने लगता है। और इसी प्रक्रिया में राज्यों में अपनी सत्ता का उपयोग किसी भी एक धर्म के विशेष पक्ष में करने लगता है तो समस्या और गहरी हो जाती है तथा दो धार्मिक समुदाय हिंसात्मक तनाव शुरू हो जाता है और राजनीतिक में धर्म को इस तरह इस्तेमाल करना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय किसान यूनियन की सफलता पर प्रकाश डालें अथवा भारतीय किसान आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी। उत्तर भारतीय किसान यूनियन किसानों के हितों पर प्रबल समर्थक महेंद्र सिंह टिकैत जैसे जुझारू नेतृत्व इस पर्याप्त सफलता प्राप्त की भारतीय किसान यूनियन में अपनी मजबूत संगठन क्षमता पर बल पर सरकार अपनी मांगों को मानवों में सफलता प्राप्त करने की मेरठ में सामर्थ्य के समक्ष उन्होंने डेरा घेर डालकर विद्युत युक्त शुल्क की बढ़ती हुई दरों को वापस लेने में सफलता प्राप्त की। यही उनकी बहुत बड़ी सफलता थी। उन्हें स्थानीय लोगों को भरपूर समर्थन एवं सहयोग मिला और इस प्रकार समय समय पर यूनियन ने सरकार की समक्ष अनेक मांगों रखी और उनके कुछ मांगों पर सरकार ने निश्चित ध्यान दिया कि 1990 के शुरुआत में वर्ष में भारतीय किसान यूनियन ने लगभग भारतीय राजनीतिक दलों में अपने समूहों को दूर रखने का यथासंभव प्रयास किया। यह संगठन ने अपने सदस्यों की विशाल संख्या के बल पर राजनीतिक में एक दबाव समूह की भूमिकाओं में आवश्यक ही किसी न किसी प्रकार के मौजूद था और उसकी यह भूमिका उसके मांगों को मान लिए जाने का एक ठोस आधार सिद्ध हुआ।